वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास रोहतक प्री बोर्ड मैथ्स के हम क्वेश्चन नंबर 1 to 30 कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट्स इज। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर सबसे बड़ी ट्रायंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अब ये r त्रिज्या है, अर्धवृत्त है, इसमें आपको सबसे बड़ी ट्रायंगल बनानी है। सबसे बड़ी ट्रायंगल कौन सी होगी? अर्धवृत्त में सबसे बड़ी ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड इक्वल हो, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, अब देखिए, अगर इस अर्धवृत्त की त्रिज्या r है तो व्यास कितना हो जाएगा? r प्लस r यानी 2r, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, यानी OC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? r। अब हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी पता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। यहां पर आधार कितना है? 2r, और लंब कितना है? r। जैसे ही आप ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r इंटू r, r स्क्वायर, मतलब B इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, इफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है अगर वृत्त का परिमाप इक्वल हो जाए वर्ग के परिमाप के, तब हमें उनके क्षेत्रफल का रेशो बताना है। ओके, अब देखिए, ये r त्रिज्या वाला एक वृत्त है और ये a भुजा वाला एक वर्ग है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वृत्त का परिमाप इज इक्वल टू वर्ग का परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त की परिधि को ही वृत्त का परिमाप कहते हैं, और इसका रूल 2πr होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। अब हम यहां से r की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2π गुणा में है, राइट साइड जाकर भाग में हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो r की क्या वैल्यू आ गई? 2a/π। अब क्योंकि हमें इनके क्षेत्रफल की रेशो बतानी है, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या रूल होता है? πr²। वर्ग का क्षेत्रफल a²। r की इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे, क्योंकि यहां पर r का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। a के ऊपर घात 2 लग जाएगी और पाई के ऊपर भी 2 घात लग जाएगी। अब यहाँ पर a की 2 से a की 2 कैंसिल हो जाएगा। ये पाई की घात 2 है, यहाँ पर पाई की a की घात है, तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर पाई की एक वैल्यू बचेगी, यानी क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया? 4/π। अब हम यहाँ पाई की वैल्यू पुट करेंगे, जो कितनी होती है? 22/7। डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड का साइन आता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 22/7 का क्या बन जाएगा? 7/22। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14/11। इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल्ड इट्स एरिया बिकम्स। यदि वृत्त की त्रिज्या का दुगना कर दिया जाए तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? यदि वृत्त की त्रिज्या r होती है तो एरिया πr² होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने त्रिज्या का 2 गुना कर दिया, तो हम इस r की जगह 2r का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग 4, पाई एज इट इज, और ये r² लिखा जाएगा। पहले एरिया कितना था? πr²। अब कितना हो गया? 4πr²। इट मीन्स एरिया 4 गुना बढ़ गया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 34, volume of 2 spheres are in the ratio 64:27. Ratio of their surface areas is। हमें ये बताना है यदि दो गोलों के आयतन की रेशो 64:27 हो, तब उनके सरफेस एरिया की रेशो कितनी होगी। ओके, दो गोलों में से एक गोले की त्रिज्या को हमने बड़े आर से दिखाया है और दूसरे गोले की त्रिज्या को छोटे आर से। अब गोले के आयतन का क्या रूल होता है? 4/3 πr की 3। क्योंकि हमें दो गोलों के आयतन का अनुपात दे रखा है, इसलिए हम 4/3 पाई कैपिटल R की 3 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई स्मॉल r की 3 को 64/27 के इक्वल लिखेंगे। ओके, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 4 गुणा 4, और 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम इसे 4 की घात 3 लिख सकते हैं और इसे 3 की घात 3। ऐसा हमने इसलिए लिखा ताकि हम दोनों साइड पावर 3 को कैंसिल कर सकें।
ऐसा करने से दोनों गोलों की त्रिज्याओं का रेशो हमारे पास 4/3 आ जाएगा। अब हमें दोनों गोलों के सरफेस एरिया का रेशो बताना है। सरफेस एरिया को क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या रूल होता है? 4πr²। लेकिन हमें यहाँ दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, इसलिए हम 4πR² डिवाइडेड बाय 4πr² यूज करेंगे। ओके, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? R² डिवाइडेड बाय r²। लेकिन हमारे पास दोनों त्रिज्याओं का रेशो 4/3 है, इसलिए हम इस वैल्यू को यहाँ यूज कर देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर वर्ग हो गया, इसलिए आप 4 का वर्ग और 3 का वर्ग कर देंगे। 4 चौके 16, 3 तिया 9। अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 16:9। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35। किसी समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के अनुदिश घुमाने पर कौन सी ठोस आकृति प्राप्त होती है? इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई को फिक्स करके अगर उसे घुमा दिया जाए तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी। ABC एक समकोण त्रिभुज है और मैंने AB को फिक्स कर दिया। इस C पॉइंट को ऐसे घुमा दिया तो C पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, और ऐसा करने से हमें ना तो बेलन मिलता है, ना गोला मिलता है, और घन भी नहीं मिलता। ये कौन सी शेप है? इस आकृति का नाम लंबवृत्तीय शंकु होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट कांट एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी प्रायिकता एग्जिस्ट नहीं करती। ये प्रायिकता की कंडीशन होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ओके, फर्स्ट पार्ट देखिए, 2/3। आप 3 से 2 को भाग करेंगे। पहले आपको दशमलव लगाना पड़ेगा और 0 लिखने के बाद 3 × 18, तो 0.6 आ गया, और 0.6 1 से छोटा होता है। ओके, अब सेकंड पार्ट देखिए, 3/2। अब आप 2 से 3 को भाग करेंगे। 2 एकम 2, दशमलव लगाने के बाद 1 0 लिखेंगे, 2 पंजे 10, तो ये भाग कितनी आ गई? 1.5। ये नंबर 1 से बड़ा हो गया। इट मीन्स 3/2 वो प्रायिकता है जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। 15% को आप क्या लिख सकते हैं? 15/100। जितनी 0 हर में होती हैं उतने अंकों के बाद आप दशमलव लगाएंगे। 2 0 हैं, 2 अंकों के बाद आपने यहाँ दशमलव लगा दिया। ये नंबर 1 से छोटा है। 0.7 ये नंबर भी 1 से छोटा है। सिर्फ यही नंबर है जो 1 से बड़ा है, और इसलिए ये प्रायिकता का आंसर कभी नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 37। इफ 2 dice आर थ्रोन इन द एयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3 विल बी। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि अगर 2 डाइस को हवा में उछाला जाए तो उन दोनों का सम 3 आने की क्या प्रायिकता होगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो टोटल केसेस कितने बनेंगे। एक डाई के ऊपर 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है, और जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास टोटल पॉसिबल चांसेस 36 होते हैं। देखिए कैसे हो सकता है, दोनों डाइस के ऊपर 1 1 आ जाए, या फिर पहली डाई पे 1 और दूसरी डाई पर 2, तो पेयर क्या बन जाएगा? 1 2। अगर पहली डाई पर 1 आता है और दूसरी पर 3, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 3। सिमिलरली 1 4, 1 5, 1 6। लेकिन अगर पहली डाई पर 2 आ जाए और सेकंड डाई पर 1 आ जाए, तो पेयर क्या बनेगा? 2 1। अगर दोनों पर 2 2 आ रहा है तो 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ये आपके 6 केस हो गए। 6 केस ये वाले हो गए। सिमिलरली 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ये आगे की टेबल आप खुद कंप्लीट करेंगे। क्या आएगा इसमें? 4 1 के बाद 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। जब आप इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को काउंट करेंगे तो ये आपके पास 36 मिलेंगे। अब हमें इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से वे पेयर ढूंढने हैं जिनका सम 3 आता हो। 1 + 1 2, 1 + 2 3, इसका सम 3 मिला है हमें। बाकी इस लाइन में कहीं भी हमें सम 3 नहीं मिलेगा। 2 + 1 भी 3 होता है। बाकी इस लाइन में कहीं भी हमें 3 नहीं मिलेगा। 3 + 1 4, इस लाइन में भी हमें आगे कहीं भी सम 3 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जोड़ बढ़ता जाएगा। 3 + 3
6, 3 + 4 7, और हमें आगे कहीं भी जोड़ 3 नहीं मिलेगा। ओके, तो टोटल सम 3 वाले हमारे पास सिर्फ 2 केस हैं। ओके, तो प्रायिकता के लिए आप क्या लिखेंगे, 2/36, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 1/18. So C is the correct answer. Okay. Now next question 38. The total number of events by throwing 10 coins simultaneously. अगर आप 10 सिक्कों को एक साथ थ्रो करेंगे तब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n। आपको n की जगह नंबर ऑफ कॉइन्स रखने हैं। अगर आप एक सिक्के को टॉस करेंगे तो रूल क्या बन जाएगा, 2^1 यानी 2। अगर आप एक ही सिक्का टॉस कर रहे हैं तो आपके पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, लेकिन अगर आपने 2 कॉइन टॉस कर दिए तब रूल बन जाएगा 2^2 यानी 4। दोनों कॉइन्स पर या तो हेड आएगा या पहले कॉइन पर हेड दूसरे पर टेल। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपके पास टेल आ जाए और बाद में हेड आ जाए, या फिर दोनों कॉइन्स पर टेल मिल जाए। इन 4 इवेंट से अलग कुछ भी नहीं होगा। सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बन गए, 4। अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो रूल बन जाएगा 2^3, 2 × 2 × 2 8। लेकिन हमारे पास 10 कॉइन्स हैं तो रूल क्या बन गया, 2^10। यहां पर आपको 2 × 10 = 20 नहीं करना, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और जब आप 2 को 10 बार गुणा करेंगे तो 1024 आंसर आएगा। सो A is due. Now question number 39. A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The probability of not getting a face card is. आपको ये बताना है कि अगर 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाए और वो फेस कार्ड ना हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ये देखिए, ये मेरे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं और मुझे इसमें से एक कार्ड निकालना है, लेकिन वो फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। ओके, मान लीजिए मैंने ये कार्ड निकाला, ये तो फेस कार्ड आ गया। एक और निकालते हैं, ये भी फेस कार्ड आ गया। एक और, ये भी फेस कार्ड आ गया। लेकिन हमें तो फेस कार्ड चाहिए ही नहीं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सारे फेस कार्ड बाहर निकाल दें। ये मैंने सारे फेस कार्ड बाहर निकाल दिए। ओके, टोटल कार्ड कितने थे, 52। उसमें से आपने 12 फेस कार्ड बाहर निकाल दिए। ये 12 फेस कार्ड कैसे होते हैं, आपके पास 52 कार्ड में 4 सेट होते हैं। ओके, हर सेट में आपके पास 3 फेस कार्ड होंगे, KQJ, 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 किंग, क्वीन, जोकर। अब मेरे पास ये 40 कार्ड्स रह गए। अब इसमें से आप कोई भी एक कार्ड निकालेंगे तो वो फेस कार्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, यानी हमारे फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 40, और टोटल कार्ड्स कितने थे, 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग फेस कार्ड क्या बन जाएगी, 40/52। 4 से आप इसे कैंसिल करेंगे, 4 × 1 = 4, 0 एज इट इज। और जब आप 4 से 52 को डिवाइड करते हैं, 4 × 1 = 4, 1 बचा, यहां से 2, 4 × 3 = 12, 13, यहां 13 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी 10/13। सो A is the correct answer. Now last question 40. What is the probability that in numbers selected from 1 to 15 is a multiple of 4? 1 से लेके 15 तक के इन नंबर्स में से अगर मैं कोई नंबर सेलेक्ट करूं तो वो नंबर 4 का मल्टीपल होना चाहिए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसमें से 4 के मल्टीपल सेलेक्ट कर लीजिए। 4, 8, 12, 16 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, हमने A को मान लिया गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 4, तो A में कौन कौन आएगा, 4, 8, 12। प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, आपके फेवर में बस ये 3 नंबर हैं। ओके, इसलिए आप 3 को न्यूमरेटर में लिखेंगे। और टोटल नंबर्स कितने हैं, 15। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 1/5। सो D इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमने एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जो रोहतक प्री बोर्ड में आए थे। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होने पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैव ए गुड डे।